नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने परीक्षा की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भूगोल विषय का मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं, जो पहले दोनों मॉडल पेपरों की अपेक्षा काफ़ी आपके लिए एक अनुप्रेरक या एक आपके लिए अच्छा सहयोगी साबित होगा। तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न वही उसी प्रकार क्या है जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है आपका कि मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध है। कल्याण परक और मानवतावादी यानी कि विचारों से जुड़ी हुई जो है ना वो कौन सी आती है, तो इसमें आ जाता है क्षेत्रीय कल्याण। क्षेत्रीय कल्याण जो है ना इसमें उत्तर आएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी इनमें से जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है, जिसमें यात्रियों के विवरण हो गया, प्राचीन मानचित्र हो गया, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने अथवा प्राचीन महाकाव्य हो गया। तो इसमें सी पॉइंट आएगा आपका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये अपने भौगोलिक सूचना तंत्र का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई, यानी 1990, 1991, 92 और 93। मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट जो यूएनडीपी ने जो प्रकाशित की थी वो सर्वप्रथम जो है ना वो कब हुई थी, तो 1990 में डॉक्टर महमूद उल हक के प्रयासों से जो है इसे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष यानी धकेलने वाला, लोगों को धकेलने वाला या आकर्षित करने वाला होता है। जलाभाव, बेरोजगारी, महामारियां, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा, यानी जलाभाव, जल के अभाव के कारण लोग एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, बेरोजगारी के लिए चले जाते हैं और महामारी बीमारियां जो है ना उन्हें भेज देती है। लेकिन चिकित्सा एवं सुविधाएं जो है ना ये आकर्षित करती है। बाकी ये अपकर्ष कारक है और ये प्रतिकर्ष कारक है और ये अपकर्ष कारक है। तो इसमें ये आ जाएगा। अगला है इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, शायद आपको दिख नहीं पाया होगा कि मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई। इसमें 1990, 91, 92, 93 दे रखे, तो 1990 में मानव विकास सूचकांक जो है ना वो प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इसमें से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है धकेलना, जिसमें जलाभाव, बेरोजगारी, महामारी आदि के कारण लोग क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन शैक्षणिक सुविधाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये अपकर्ष कारकों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है फिर आपका प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी प्राचीनतम जो ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं ना वो कौन कौन सी हैं। प्राचीनतम यानी कि प्राचीन काल में जो है ना वो कौन कौन सी कार्य जो है ना वो किए जाते थे। यानी भोजन ज्ञात क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं पूछा है, तो भोजन संग्रहण कृषि, पशुचारण कृषि, खनन कृषि, ये तो आजकल की प्रचलित प्रक्रियाएं हैं। लेकिन भोजन संग्रहण और आखेट जो है ना वो प्राचीन काल में ऐसे कार्य होते थे। सबसे पहले भोजन संग्रहण का कार्य हुआ और उसके बाद में आखेट का कार्य किया जाने लगा था। इसके बाद में मानव विकास की अवधारणा किस संकल्पना में आश्रित है, यानी मानव विकास की अवधारणा जिसमें सतत पोषण भी शामिल है, उत्पादकता भी शामिल है, सशक्तिकरण भी शामिल है, यानी तीनों शामिल। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है निम्न क्रियाकलापों में से एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। 4 क्रियाकलाप दे रखे, उसमें हमें ये ढूंढना है कि कौन सा द्वितीयक सेक्टर का नहीं है। इस्पात बिल्कुल इस्पात है, द्वितीय सेक्टर है। द्वितीय सेक्टर का मतलब यहाँ पर उद्योग से है। वस्त्र उद्योग में आता है मछली पकड़ना और टोकरी बनाना, सभी उद्योग में आते हैं, लेकिन मछली पकड़ने का कार्य द्वितीय सेक्टर में ना होकर प्राथमिक सेक्टर में प्राथमिक क्षेत्र में आता है। फिर निम्न में से भोजन प्रसंस्करण से संबंधित है, यानी कि भोजन से संबंधित क्या क्या, मलाई यानी कि क्रीम खाने वाली जो होती है भोजन से है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं, मिठाइयाँ, ये भी भोजन से उपरोक्त सभी, यानी इसमें उपरोक्त सभी प्रश्न आ जाएगा। फिर है सामूहिक कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। सामूहिक कृषि का सर्वप्रथम जो इसे रूस में कोल खोज के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले स्टालिनवाद के समय में जो है ना वो सोवियत संघ रूस में सबसे पहले सामूहिक कृषि का प्रारंभ किया गया था। फिर आता है भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण की किस वर्ष किया गया, यानी भारत द्वारा आर्यभट्ट जो उपग्रह छोड़ा गया था वो कब छोड़ा गया था, तो आ जाएगा इसमें उत्तर आएगा आपका 19 अप्रैल 1975 के अंदर जो है ना इसे छोड़ा गया था। फिर अगला आ जाता है नगला क्या है। गुच्छित बस्तियों का स्थानीय नाम, पल्लीकृत बस्तियों का नाम, या कोई पोशाक है। कोई पोशाक भी हो सकती है ये, या स्थानीय नाम भी हो सकता है। तो इसमें आ जाएगा आपका पल्लीकृत बस्तियां जो है ना इसमें शामिल है।
ये प्रश्न शायद फिर नहीं दिख पाया होगा आपको। भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 आ जाएगा। और दूसरा, गुच्छित बस्तियों का नगला क्या है? इसमें गुच्छित बस्तियों का नाम है, फलीकृत बस्तियां, एक पोशाक और स्थान का नाम है। तो इसमें फलीकृत बस्तियों को स्थानीय भाषा में नगला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पहुंची गई तो इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें पास में देखो अगले ने बिहार भी दिया है एक कंफ्यूज के लिए, क्योंकि बिहार को मत करना, कई बच्चे क्या देंगे, बिहार बिहार आ गया, बिहार को कर दिया, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या पूछी जा रही है, ना कि घनत्व पूछा जा रहा है। तो क्या करना है? उत्तर प्रदेश करना है। अगर भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व शब्द और जोड़ देते हैं यहाँ पर सर्वाधिक किसका है, तो यहाँ पर आपका बिहार आ जाता है, अन्यथा आपका उत्तर प्रदेश आएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है, यानी भाषाई संगठन अपने भारत के लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक में पढ़ा था भाषाई संगठन में। तो भाषाई संगठन में 12 भाषाओं को जो है ना वो अनुसूची में माना गया। तो इसमें उत्तर में आपकी 12 भाषाएं आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब शुरू किया गया? अब देखो इसमें दे रखा है आपको विश्व में सर्वप्रथम, तो यहाँ पर देखो 1911, 1853, 1863 और 1825 है। तो विश्व में सबसे पहले इसका रेल परिवहन 1825 में हुआ था। कहाँ तक? इंग्लैंड में हुआ था ये। 1825 में इंग्लैंड में स्टोकटन से डर्लिंगटन के मध्य, स्टोकटन से डर्लिंगटन के मध्य, स्टोकटन से डर्लिंगटन के मध्य ये चला था। लेकिन यहाँ पर 1853 भी है, यानी ये भारत में हुआ था 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। लेकिन फिलहाल हमें विश्व में सर्वप्रथम रेल मार्ग है ना वो जानना है, तो वो 1825 है। फिर आ गया, भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है, यानी कि सबसे लंबी राजमार्ग कौन से? तो इसमें आ जाता है NH-7, जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी तक है ना वो जोड़ता है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जो आजादी के बाद ही जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को नई सरकार बनी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका नाम बदलकर जो है ना वो नीति आयोग कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नहीं, सड़क जाल के हिसाब से कि विश्व में सबसे ज्यादा सड़कें तो जो है ना वो अमेरिका में आ जाती है, लेकिन दूसरा स्थान है ना वो भारत का आता है। तो भारत का सड़कों के हिसाब से है ना वो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। आपको पढ़ाया गया था जनसंख्या वाले दूसरे लेसन में, भारत के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत विश्व वाले जो बुक है उसमें ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक अपन ने 3 घटक पढ़े थे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो इनमें क्या क्या शामिल है? जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, वो प्रवास भी, यानी औद्योगिकरण नहीं है। तो यानी कि औद्योगिकरण जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद में देखो ब्लैंक्स आते हैं, खालिस्तान। वो मध्य सागरीय प्रदेश के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में सघन बसे हुए हैं। देखो सघन या कालों से बसे हुए हैं, आरंभिक कालों से जो है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा सुखद जलवायु। सुखद जलवायु अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से ही सघन बसे हुए हैं। यहाँ पर सघन शब्द और आ जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश यूरोप की अपेक्षा यूरोप महाद्वीप की अपेक्षा देखा जाए तो भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र है ना वो बाकी के यूरोप की अपेक्षा ज्यादा सघन बसे हुए हैं। और उनका ज्यादा सघन बसा हुआ होने का मूल कारण क्या है? ये जलवायु भूमध्य सागरी है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर जो है ना वो समकारी प्रभाव होता है, दिन में तापमान पाकर देर रात तक है ना इसका पानी गर्म होने के कारण आसपास के क्षेत्र का तापमान भी ज्यादा बना रहता है, इस कारण ये सघन बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी खालिस्तान मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा जो है ना वो मानव विकास की, मानव भूगोल की, वो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने दी थी और उन्होंने क्या कहा था कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। तो यहाँ पर इस ब्लैंक्स में क्या शब्द आ जाएगा? क्रियाशील आ जाएगा, यानी कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल कहलाता है। अगला
है आपका ब्लैंक से, वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक परिवर्तन से है। यानी कि वृद्धि वृद्धि और विकास में अंतर पड़ा था कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। तो वृद्धि का अर्थ क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन से है, मात्रात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, उद्योग अपनी ब्लैंक्स घटाकर लाभ कमाते हैं। यानी कि उद्योग लाभ कब कमाएंगे? यानी लागत। उद्योगों में जो वस्तुएं निर्मित की जाती है उसकी लागत है ना वो कम रखेंगे तो ही उन्हें ज्यादा लाभ मिल पाएगा। अगला है, इंग्लैंड में स्थित ब्लैंक्स पेरिस को लंदन से जोड़ता है। यानी कि इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल, यहाँ पर लिख रहे हैं यूरो टनल, यूरो टनल जो लंदन को पेरिस से जोड़ने का कार्य करता है। फिर स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान और खालिस्तान कृषि भी कहा जाता है। यानी इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन का मतलब स्लेश हो गया, इसे स्लेश भी कहते हैं। दूसरा अर्थ पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि श्लेष और दहन को बर्न भी कहते हैं। तो कर्तन और दहन या श्लेष और बर्न कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है कि जर्मनी में अच्छी गुणवत्ता और तीव्रगामी सड़कें कहलाती हैं। यानी कि जर्मनी की अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें और जो तीव्र गति से वहां पर साधन संचालित होते हैं वो क्या कहलाता है? तो ऑटो वाहन के नाम से उन्हें जाना जाता है। ऑटो वाहन, ऑटो वाहन, ऑटो वाहन के नाम से उन्हें या वो सड़कें ऑटो वाहन कहलाती हैं। फिर है, नगर आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि नोड के रूप में, नोड एक केंद्र की तरह होता है जहां पर विभिन्न प्रकार की सड़कें आकर जो मिलती है ना, तो ये क्षेत्र जो बन गया वो नोड कहलाता है। ये जो क्षेत्र है ना वो नोड कहलाता है। तो यानी कि नोड आ जाएगा इसमें। ये रेल मार्गों में मानक लाइन का उपयोग किया जाता है। रेल मार्गों की जो है ना वो तीन प्रकार होते हैं रेल मार्गों के। बड़ी लाइन होती है जिसे ब्रॉडगेज कहते हैं जो 1.66 मीटर के आसपास होती है। एक मीटर लाइन होती है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। नैरो गेज होती है जो लगभग एक 0.71 या 0.64 के आसपास होती है। तो ये मानक लाइन का प्रयोग जो है ना वो ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में मानक लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग मशीनीकरण कहलाता है। मशीनीकरण कह सकते हैं इसे, मशीनीकरण, मशीनीकरण कहते हैं। यानी कि आजकल कोई भी जो कार्य होता है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग कहलाता है। यानी मशीनीकरण हो गया। कोई भी कार्य आजकल जो करवाया जाता है सारा मशीनों से कार्य हो रहा है तो उसे मशीनीकरण कह सकते हैं। इसके बाद में आपके जो एबेसिड यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा जो ब्लैंक्स थे वो आपके प्रश्न पूरे हो गए। अब आ रहा है हमारे पास सी सेक्शन। यानी सी सेक्शन में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्नों में से जो है अभी तो अपना तीसरा ए सेक्शन ही आ रहा है, तीसरा प्रश्न है, सी नहीं है। यानी इस तीसरे प्रश्न में 1 प्रश्न 9 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल और 9 में से जो है ना 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो यानी 9 प्रश्न 9 नंबर के आ रहे हैं। तो ये प्रश्न आते हैं अति लघुत्रात्मक, यानी अधिकतम अपन 2 लाइनों तक इसका उत्तर दे सकते हैं, अधिकतम 2-2.5 लाइनों तक का। इसका पहला प्रश्न है, देखना आप कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। देखो जो अपन ने संकल्पनाएं पढ़ी थी, जो दूसरा लेसन था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में विश्व की जनसंख्या घनत्व और वृद्धि वाला, तो उसमें अपन ने संकल्पनाएं पढ़ी थी जनसंख्या घनत्व के बाद का पॉइंट, जिसमें जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, फिर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि अपन ने ऐसे पढ़ा था। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जो है ना वो क्या होती है? यानी जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये उसका सूत्र होता है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या है उसमें जन्म और मृत्यु का अंतराल निकाल लेंगे और उसमें आप्रवास और उत्प्रवास के अंतराल को जोड़ देंगे तो वो वहां की क्या कहलाएगी कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। अब आगे प्रश्न, गेल, GAIL, गेल का पूरा नाम लिखिए। यानी गेल का पूरा नाम होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी गैस अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ज्यादातर बहुत बार ये प्रश्न है ना वो पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगामी पेपर में। अगला प्रश्न है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय? ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ये कई बार अपन पढ़ चुके हैं कि ऋतु प्रवास हमेशा जनजातियों द्वारा किया जाता है, पशुचारकों द्वारा किया जाता है जो अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं ऋतु के अनुसार। इसमें विशेषकर अपन ने आपको उदाहरण दिया था जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी अपनी, तो उसमें कहा था कि ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र होते हैं ना वहां पर बुग्याल कहते हैं उनको। शीत ऋतु में बर्फ जम जाती है उन मैदानों में, तो ये चरवाहे अपने पशुओं को लेकर पर्वतों के नीचे घाटियों में आ जाते हैं और जैसे वो बर्फ पिघलेगी
पानी का प्रसार होगा, वहां पर घास विकसित हो जाएगा, तो वहां पर पशुओं को लेकर चले जाएंगे। तो गर्मियों में ऊंचाई पर जाना और सर्दियों में नीचे आ जाना ये ऋतु प्रवास कहलाता है। ये सीधी सी बात अपनी वो तो उदाहरण बताया मैंने ये तो, लेकिन सीधी सी बात अपनी ये भी कह सकते हैं कि ऋतु के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। अगला है, कौन सा पतन नेपाल भूटान जैसे स्थलबद्ध देशों को सुविधाएं प्रदान करा रहा है? नेपाल और भूटान ऐसे स्थलबद्ध देश है जिनकी सीमा किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगती है या किसी नदियां वगैरह सागर महासागर से नहीं मिलती है। तो इसके लिए कोलकाता जो पतन है वो इनके लिए इन स्थलबद्ध देशों के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है, या हुगली पतन अपन कह सकते हैं। तो कोलकाता पतन ज्यादा इसके लिए बेस्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, बाह्य स्त्रोतन किसे कहते हैं? बाह्य स्त्रोतन यानी कोई भी जब कार्य अगर करवाया जाता है तो उसको ठेका कहते हैं। जैसे ठेका देना कह सकते हैं, ठेका देना यानी कि कोई भी जब कार्य करवाया जाता है तो बाहर के लोगों को या बाहर के देशों को कोई कार्य, जैसे मान लो अपन कोई पुल बना रहे हैं, बड़ी पुल बना रहे हैं या कोई टनल सुरंग बना रहे हैं, तो वो कार्य करने का जिम्मेदारी अपन किसी अन्य देश को दे देते हैं, तो वो बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। अगर वही कार्य अपन समुद्र पार देशों को दे देते हैं तो उसे ऑफ शोरिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार बाह्य स्त्रोतन और कई बार ऑफ शोरिंग का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, अरवाली पानी संसद आंध्र प्रदेश की है, ये ध्यान रखना। अलग से छोटा प्रश्न और पूछा जाता है, इस प्रश्न से 3 प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न तो आ गया आपका अरवारी पानी संसद, यानी ये राजस्थान के अलवर जिले से प्रारंभ की गई। एक होगा नीरू और मीरू, ये आंध्र प्रदेश में है ना वो प्रारंभ की गई। तो अरवारी पानी संसद व नीरू मीरू का संबंध किस कार्यक्रम से है? यानी वर्षा जल के संरक्षण एवं प्रबंधन से। वर्षा जल को संरक्षित करने और उनका मैनेजमेंट प्रबंध करने के लिए इन संबंधित सरकारों द्वारा ये योजनाएं चलाई गई है। अगला क्या है, नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? यानी कि ये कार्यक्रम गंगा के उत्थान के लिए, गंगा की साफ सफाई, उसके शुद्धिकरण के लिए और उनके घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। अगला है, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन को देखना है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, ये कथन महात्मा गांधी का था। और ये कथन क्या परिभाषित कर रहा है इसको देखने लायक है कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस दौरान प्रत्येक देश के कोनों से लोगों को ट्रेनों में भरकर लाया गया और उन्होंने आकर एक योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचारकों की संख्या व क्षेत्र में कमी के 2 कारण होते हैं। यानी कि आजकल देखा जाए तो चलवासी पशुचारकों की संख्या कम हो रही है। इन चलवासी पशुचारकों की संख्या कम होने का जो है ना वो क्या कारण रहा है? तो एक तो यही है कि राज्यों का बंटवारा हो जाना, जो सीमाएं जो है ना वो सिकुड़ गई हैं। तो इसके कारण जो है ना एक देश से दूसरे देश में लोग अपने चरवाही पशुओं को साथ लेकर नहीं जा पाते और अधिकांश क्षेत्रों में सरकारों द्वारा बस्तियां बसा दी गई हैं। ठीक है। इस प्रकार देखा गया तो चलवासी पशुचारकों की संख्या ऐसे कम हो गई, क्योंकि एक तो उनके जो चरवाहों की जो सीमाएं थी वो कम हो गई है। उन जब जो चरवाहों की सीमाएं कम हो गई तो एक चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। जैसे एक उदाहरण दे, पहले जब भारत पाकिस्तान एक थे तो सिंध प्रांत के अंदर भारतीय चरवाहे जो ना उधर लाहौर तक जो है ना वो निकल जाया करते थे। लेकिन अब सीमाओं का बंटवारा हो गया तो वो आगे नहीं जा पाते। तो इस कारण एक तो चलवासी पशुचारकों की संख्या कम हो गई और दूसरी संख्या कम होने के कारण ये हो गया जो बड़े बड़े चारागाह होते हैं ना वहां पर सरकार द्वारा नई नई बस्तियों का विकास कर दिया गया, जिस कारण भी वहां चरवाहे घट गए हैं। जब चरवाहे चारागाह क्षेत्र नहीं रहे तो पशुचारकों की संख्या कम हो गई है। अब अगला आपका पार्ट आता है खंड ब, यानी ये इसमें से 8 प्रश्न आएंगे आपके और 1 प्रश्न है ना वो आधा नंबर का, ऐसे कुल मिलाकर 12 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें है आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम बताने। आर्थिक भूगोल यानी ऐसे विषय जिसके अंदर धन अर्जन करने वाले विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें संसाधन भूगोल भी हो गया आपका, औद्योगिक भूगोल भी हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, ये इसमें शामिल होते हैं जो धन अर्जन करने आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों में उन्हें शामिल किया जाता है। अगला आता है कि मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीयता से क्या आशय है? यानी सतत पोषणीय किसे गए? यानी सतत का मतलब होता है लगातार और पोषण का मतलब होता है कुछ सामग्रियां लोगों को उपलब्ध करवाना या अपने खुद का विकास करना। यानी कि लगातार किया गया विकास ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। या मानव इस प्रकार से विकास करे कि संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल भी करना चाहिए कि खुद का विकास भी हो जाए, आने वाली पीढ़ियां भी उसका विकास करे और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। तो इस प्रकार का किया गया विकास है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर आ जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर लेख लीजिए। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना यानी कि यह परियोजना भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ये लगभग 5,820 किलोमीटर के आसपास लंबी है। ये 4 से 6 लेन है ना वो
4 से 6 लेन की ये सड़क मार्ग है, जो कहीं पर 4 लेन है तो कहीं पर 6 लेन है, तो ये भारत का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग आता है। इस कारण इसे स्वर्णिम कहते हैं और चतुर्भुज इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे चतुर्भुज आकृति बन जाए, जैसे दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये कोलकाता हो गया और कोलकाता से वापस दिल्ली, तो ऐसे एक चतुर्भुज बन गया 4 भुजाओं वाला, इस कारण इसे चतुर्भुज कहते हैं। स्वर्णिम इसलिए कहते हैं कि भारत के 4 बड़े आर्थिक जो शहर हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा इनकम होने की संभावना होती है, उनको जोड़ता है। तो वो एक इनकम की दृष्टि से स्वर्णिम हो गया, सोने की चमक देने वाला हो गया, तो इसलिए स्वर्ण चतुर्भुज कहते हैं। अब आता है डंप करना से आपका क्या व्यवहार। डंप करना, अब देखो ये समझने वाली चीज है कि इसमें होता क्या है कि ये लागत की दृष्टि से नहीं है। समझने वाली क्या चीज है, लागत की दृष्टि से नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से एक ही वस्तु की अलग अलग देशों में मूल्य बढ़ जाना उसका, या अलग अलग देशों में उसकी बिक्री ही डंप करना कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखना, जैसे भारत में संगमरमर की मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। भारत में जो संगमरमर की मूर्तियां जो बनती है ना, वो विश्व प्रसिद्ध। अब इन मूर्तियों को जैसे अपन अमेरिका में बेच रहे हैं, तो अमेरिका में वहाँ की स्थिति को देखते हुए काफी ज्यादा ये महंगी बिक जाएंगे, क्योंकि वहां पर विकसित राष्ट्र है, पूंजी प्रधान है। और ऐसे ही अगर किसी गरीब देश को अगर अपन बेचेंगे, तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए उसे कम दामों में उसे दे सकते हैं। तो ऐसे में ये कारण हो जाता है, कई भिन्न भिन्न कारण हो जाते हैं। कई जैसे अपने मित्र राष्ट्र होते हैं, उनको देते तो उनको कम रेट में उन्हें दे दिया जाता है, तो वही वो डंप करना कहलाता है। यानी कि लागत लागत वस्तु की सेम ही है, एक मूर्ति है उसकी लागत एक ही आई है, लेकिन अमेरिका में ज्यादा महंगी बिक रही है, अन्य किसी देश में वो सस्ती बिक रही है। तो कोई अन्य कारण यही हो गया, आपसी मतलब मित्रता पूर्वक व्यवहार हो गया, इसी के कारण उसे कम दामों में बेच दिया जाता है। या अपन ये भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, किसी को दूसरे देश अगर वहां पर ये मूर्तियां बेच रहा है तो कम दामों में दे रहा है, तो हमें अपनी वस्तु बेचने के लिए उसके बराबर कम दामों में उसे बेचना पड़ सकता है, तो ये डंप करना कहलाता है। अगला है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। यानी कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, किसी भी क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर उसको प्लान के तहत उसका विकास करना ही लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि देश के कई पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, तो उनके विकास करने के लिए उन क्षेत्रों का चयन किया जाता है और एक प्लान के तहत उनका विकास किया जाता है, तो वो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। इसके उदाहरण जैसे आपको लिखवाए हुए हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया, सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो गया, बरमूर जनजातीय समन्वित विकास कार्यक्रम हो गया, ये इसके उदाहरण आते हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, योजना आयोग द्वारा एक लक्ष्य बनाकर जो है उसको कार्य या उसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न आ जाता है, लेगुन या पश्य जल क्या है। अब लेगुन और पश्य जल क्या है, यानी यह एक छिछले जल का ऐसा विस्तार है जो समुद्र से एक संकीर्ण स्थलीय पट्टी द्वारा अलग होता है। जैसे चिल्का झील है, वो एक लक्ष्य अपना लेगुन या पश्य जल का उदाहरण है, जो एक समुद्र से एक संकीर्ण स्थलीय पट्टी द्वारा अलग होते हैं। इसमें खारा पानी होता है, इसका उपयोग मछली पालन के लिए, नारियल के उत्पादन के लिए, इनके लिए किया जाता है। अब धारावी बस्ती पर टिप्पणी लिखिए। धारावी बस्ती यानी यह बस्ती हमारे महाराष्ट्र में मुंबई के पास स्थित है, मुंबई में स्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती आती है। यहाँ पर रोशनी का अभाव है, सड़कों का अभाव है, चिकित्सा, गंदा पानी भरा हुआ रहता है। या अपनी ये कह सकते हैं, या सीधी सी अर्थ में ये कह सकते हैं, जिस बस्ती के अंदर गंदगी का साम्राज्य होता है, इस प्रकार की बस्तियां धारावी बस्ती में शामिल होती हैं। ऐसा गंदी बस्तियों वाली समस्याओं वाले क्षेत्रों को एक धारावी बस्ती कहते हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य। विनिर्माण, देखो विनिर्माण का मतलब तो यही होता है कि हाथ से बना हुआ। पहले विनिर्माण में हाथ से बनी हुई वस्तुओं को शामिल किया जाता था, लेकिन आजकल उद्योगों से बनी हुई वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आज के विनिर्माण का सही शाब्दिक अर्थ तो यही है कि हाथों से बना हुआ, यानी हाथ से बनी हुई वस्तुएं शामिल होते हैं, लेकिन उद्योगों से बनी हुई वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। यह आपका बी पॉइंट हो गया। जो डेढ़ नंबर के प्रश्न आने थे, लगभग अधिकतम 3-4 लाइनों के प्रश्न। अब आ जाता है अपना सी सेक्शन, यानी ये जो सी सेक्शन आ रहा है, इस सी सेक्शन में से 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें 9 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। अब पहला प्रश्न कौन सा आ सकता है इसमें देखना। पहले प्रश्न आने वाली किस जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताने, यानी जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे। ध्यान से सुना, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के दौरान होने वाली जनसंख्या परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वो वहाँ की कंडीशन, वहाँ की दशाओं के ऊपर निर्भर करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि के दौरान वहाँ की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, अगर वह परिवर्तन धनात्मक है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं।
तीव्र जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताने हैं। यानी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण, एक तो अशिक्षा है। लोगों में अशिक्षा अधिक होने के कारण या शिक्षा का अभाव होने के कारण वो संतानोत्पत्ति के लिए ईश्वर वगैरह को जिम्मेदार मानते हैं और वो निरंतर जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। एक हो गया चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण भी व्यक्ति चाहते हुए भी जनसंख्या पे कंट्रोल है ना वो नहीं कर पा रहे हैं। एक अपने इसमें लिख सकते हैं कि कम उम्र में लड़कियों का विवाह, यानी कि आजकल कम उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाने के कारण भी अधिक समय तक संतानोत्पत्ति के योग्य होते हैं। इस कारण लंबे समय तक जो है ना वो जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। फिर इसी का एक अथवा और आएगा, आदिकालीन निर्वहन कृषि का उल्लेख कीजिए, यानी कि में अथवा की भी व्यवस्था है। तो आदिकालीन कृषि के बारे में इसमें बताना है। तो आदिकालीन कृषि यानी कि प्राचीन काल में आदि मानव द्वारा जो कृषि की जाती थी वो आदिकालीन कृषि कहलाती थी। जैसे स्थानांतरित कृषि, झूमिंग या झूम कृषि, श्लेष या वर्ण कृषि। इसमें होता क्या था कि जो कृषक होता था, यानी आदिमानव, जो आदिमानव कृषक था, वहाँ पर पशुओं का अभाव, बीज का अभाव, हर तरीके का खाद उर्वरक का अभाव होता था। तो वो जंगलों के अंदर पशु पेड़ पौधे काटते थे और उन्हें जला देते थे। जलाने से जो राख प्राप्त होती थी उसमें बीज डाल देते थे और वो बीज उग जाता था। फिर वो 1-2 वर्ष तक वहाँ पर खेती करते और फिर वो वहाँ पर छोड़कर चले जाते थे। इस आदिकालीन निर्वहन कृषि को, इसमें ये होता था कि आदिकालीन लोगों के द्वारा, जो आदिकालीन समाज के द्वारा जो कृषि की जाती थी ना, वो आदिकालीन निर्वहन कृषि की जाती थी। जिसे श्लेष कृषि, वृण कृषि, झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता था या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं बतानी है। ये प्रश्न लगभग अधिकतर पूछा जाता है। शायद पिछली बार भी जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय कृषि की 3 समस्याएं, 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 समस्याएं पूछी जाएगी। तो सबसे पहले तो इसमें ये कह सकते हैं अपन कि भारतीय किसानों का अशिक्षित होना, कि भारतीय किसान अशिक्षित होने के कारण उन्हें एक अच्छी स्थिति का पता नहीं है। अच्छी स्थिति का पता नहीं होने का मतलब ये हो गया कि कृषि से संबंधित उन्हें ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव होने के कारण उन्हें ना तो अच्छे खाद उर्वरक बीजों का पता चल पाता है, ना ही अच्छी मशीनरी का उन्हें पता चलता है। इस कारण वो क्या करते हैं कि पुरानी फसलों को जो है ना निरंतर बोते रहते हैं। एक आ गया खेतों का आकार छोटा होना, यानी कि भारतीय कृषि में खेतों का आकार है ना वो छोटा रहता है, क्योंकि खेतों का बंटवारा हो जाता है धीरे धीरे। कोई एक पहले बड़ा खेत था, लेकिन जब उसके संतानें हो गई तो ये खेत है ना छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बट गया। अब इनमें खेती की जाती है तो इनमें अधिकांश भूमि मेड़ बंधाई में चली जाती है, कुछ रास्तों में निकल जाती है, तो इसे और क्षेत्र है ना वो छोटा हो जाता है। और कम क्षेत्र पर अपन आधुनिक तरीके से आधुनिक तरीके की जो मशीनें होती हैं ना तो उनका उपयोग कर पाते हैं, ना ही किसी को जल स्रोत की व्यवस्था कर पाते हैं। ऐसे में फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। ये 3 समस्याएं जो थी, या एक समस्या इसमें और मान सकते हैं कि खाद और उर्वरकों का अभाव भी है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पशु संपदा होने के बावजूद भी अच्छा खाद अपन यहाँ पर नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि अधिकांश खाद का उपयोग जो है ना अपन ईंधन के रूप में कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादातर ईंधन के रूप में जो है ना इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, इस कारण इसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, जल संरक्षण और प्रबंधन। यानी जल संरक्षण और प्रबंधन का मतलब यही होता है कि भारत में जल की उपलब्धता और धरातल के स्वरूप के अनुसार निर्भर करती है। कोई धरातल बिल्कुल मुलायम प्रकृति का है तो वहां पर रंध्र युक्त है, तो वर्षा का पानी उसमें जाकर नीचे जल स्रोतों को है ना वो बढ़ा सकता है। इसके अलावा यानी कि वर्षा का अधिकांश जल नदी नालों में बहता हुआ सीधा समुद्रों में चला जाता है। कहीं पर असमतल धरातल होता है तो गड्ढों वगैरह में एकत्रित भी होता जाता है। तो ऐसे में उनसे बचने के लिए जो है ना जल का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। तो किस हद तक अपन इस प्रकार से जल को प्रबंधन है ना वो कर सकते हैं, या क्या ऐसे कदम उठाए जाएं प्रबंधन के लिए ताकि उसको अपन सही कर सके। यानी कि जल निकास की एक तो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि जल जो निकल रहा है अपने गाँव से, शहरों से, खेतों से, वो बिल्कुल एक व्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से है ना घर से बाहर निकलना चाहिए, ताकि बीच रास्ते में नहीं रुके। और जो अपन ने जल स्रोत के संग्रहण की जो व्यवस्था कर रखी है ना वहां पर जाकर उसे रोका जा सके। फिर इसके बाढ़ के जल पर नियंत्रण होना चाहिए। वर्षा ऋतु के दौरान जब काफी ज्यादा पानी आ जाता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है और उसके अपन नियंत्रण नहीं कर पाते, तो उसके नदियों के मार्गों में बड़ी विशाल बांध बनाए जानी चाहिए ताकि बाढ़ों के द्वारा बहते पानी को रोका जा सकता है। इसके अलावा वो जल का विवेकपूर्ण उपयोग, कई बार क्या होता है कि अपन पानी को ज्यादा महत्व नहीं देते हो और ना चाहते हुए भी पानी को व्यर्थ बहाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी का बड़े एक विनम्रता पूर्वक जो है ना या महत्व समझते हुए उपयोग किया जाना चाहिए। फिर आ जाता है भूमिगत जल का पुनर्भरण भरण भी इसमें शामिल है, यानी कि जो अपन पानी निकाल रहे हैं उस निकाले हुए पानी को पुनर्भरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। गए जो पुराने कुएं नलकूप वगैरह बंद पड़े हैं, बरसात का पानी गाँव से निकलता है उनको उसमें उतार देना चाहिए ताकि रिसोर्स रिसोर्स होता रहे, या
अपन ये कह सकते हैं कि कुएँ जो है ना वो रिचार्ज होते रहे और भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ता रहे। इसके अलावा छोटी-छोटी जो नदियाँ वगैरह होती है ना, उनको भी जोड़ देना चाहिए आपस में। जब उनको अपन जोड़ेंगे, तो आपस में दूर क्षेत्र तक है ना उस पानी को अपन पहुँचा सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि भरमोस इसके बाद में 14वां प्रश्न है, परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है कि परंपरागत और अपरंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है, उनको उदाहरण के माध्यम से हमें स्पष्ट करना है। परंपरागत, परंपरा, नाम से ही पता चल रहा है कि परंपरा, प्राचीन काल में से जो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इनका उपयोग किया है संसाधनों का, या अपन ये कह सकते हैं कि जो संसाधन, ऊर्जा संसाधन काफी प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे ऊर्जा का कोयला हो गया, आपका पानी वगैरह, ये सारे प्राचीन काल से ही जो है ना वो चले आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस भी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है। एक दूसरा आ जाता है अपरंपरागत भी कह सकते हैं इसे, गैर परंपरागत भी कह सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका अभी हमें हाल ही में उपयोग करना प्रारंभ किया है, ऐसे ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। या सीधी सी बात अर्थ यही है परंपरागत का कि जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने जिनका उपयोग किया है, अपरंपरागत में हमारे पूर्वजों ने उनका उपयोग नहीं किया है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ये सभी जो है ना गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है। इसके बाद में अब आता है भरमौर समन्वित जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, या अपन ये कह सकते हैं भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। उससे पहले अभी अपन ने कहा था ना कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है, इसके उदाहरण बताइए। उसी के उदाहरण को अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन है ना वो क्या होता है, इसमें ये देखना है। यानी इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली को शामिल किया गया था और 21 नवंबर 1975 में अधिसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रम के तहत इसमें प्रावधान रखा गया था। और क्या प्रावधान रखा गया था? यहाँ की जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से भेड़ बकरी पालन हो गया, कृषि हो गया, उनके विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जलवायु है ना वो कठोर होने के कारण इनका ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। बाकी के अन्य क्षेत्रों से ये पिछड़े हुए, यानी कि ये जो दोनों तहसीलें हैं हिमाचल प्रदेश की बाकी के तहसीलों से ये पिछड़ी हुई है। तो उनके विकास के लिए वहाँ पर विद्यालय की स्थापना करना, पेयजल स्रोतों का विस्तार करना, संचार की व्यवस्था करना, ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिनके कारण वहाँ के लोगों का जो है ना वो विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से बाकी के क्षेत्रों से जो भिन्न हो रहे हैं क्षेत्र, उनके विकास के लिए जो है ना ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद में आ जाता है व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। यानी कि व्यापारिक जो केंद्र यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ जिनका प्रयोग व्यापार के संचालन के लिए किया जाता है, वो व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। इन व्यापारिक केंद्रों में अगर देखा जाता है तो 2-3 प्रकार से ये कार्य किया जाता है, 2-3 प्रकार से कार्य होता है कि वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान जो होते हैं ना, और जहाँ जिस स्थान से होता है वो स्थान व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। सीधी सी बात है कि व्यापार किसे कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का जो है ना वो आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ये जिस जगह से जिस स्थान से ये होता है वो व्यापारिक केंद्र कहलाता है। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो ग्रामीण बाजार केंद्र होते हैं और एक नगरीय बाजार केंद्र होते हैं। अब ग्रामीण बाजार केंद्रों की अगर अपन बात करेंगे तो ये केंद्र क्या होते हैं, ग्रामीण लोगों को या ग्रामीण वस्तुओं को पोषण करते हैं, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं जो है ना उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। और जहाँ जहाँ पर इनकी मांग ज्यादा होती है ना, उन क्षेत्रों की ज्यादा वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। और जो क्षेत्र ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं उनके लिए एक आवधिक बाजार कार्यक्रम की व्यवस्था और होती है। आवधिक बाजार है ना वो लगाए जाते हैं। उन आवधिक बाजारों में क्या होता है कि एक महीने का निश्चित समय कर लिया जाता है, 1 महीने से, 2 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से, हफ्ता से, और वहाँ पर उस अवधि के दौरान वस्तुएं जो है ना वो उन्हें दी जाती हैं या वो वस्तुएं उन्हें प्रदान की जाती हैं, ताकि वो व्यक्ति वहाँ के जितने दिन से बाजार लगने वाला है उतने दिन की वो वस्तुएं वहाँ पर खरीद सकते हैं। इस कारण ऐसे आवधिक बाजार होते हैं जो ग्रामीण बाजारों में आते हैं। इसके बाद में दूसरा आ जाता है नगरीय बाजार, यानी इसके अंदर उन्नत स्तर की सेवाएं है ना वो प्रदान की जाती हैं। यानी ये ज्यादातर शहरी क्षेत्र हो गया, उद्योगों से युक्त क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बड़ी वस्तुओं का जो है ना वो निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर बड़ा काम जो है ना वो थोक व्यापार के आधार पर होता है और थोक व्यापार के आधार पर ये कार्य किया जाता है। जहाँ से छोटे स्तर के जो व्यापारी होते हैं वो छोटे स्तर के व्यापारी वो वस्तुएं खरीद कर इनसे लेकर चले जाते हैं और टुकड़ों में जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहें या शहरी क्षेत्रों की गलियों में, मोहल्लों में वो वितरित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार के 2 केंद्र हैं, ग्रामीण बाजार केंद्र होता है और एक नगरीय बाजार केंद्र होता है।
इसकी ये हो गया। अब इसके एक अथवे के रूप में और दे रखा है कि आधुनिक निर्माण या बड़े पैमाने के उद्योगों की 4 विशेषताएँ। 4 नंबर का प्रश्न है ये। अगला खंड चल गया अपना, द खंड चल रहा है जिसमें से 2 प्रश्न आएँगे 15 और 16 और इनमें अथवा की भी व्यवस्था होगी। वो 4-4 नंबर के आएँगे जिसमें एक व्यापारिक केंद्र हो गया। दूसरा है आधुनिक निर्माण या बड़े पैमाने के उद्योग। ये 4 विशेषताएँ बतानी है। जैसे कच्चा माल हो गया, यानी उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ पर उन्हें कच्चा लोहा मिलता है। कच्चा लोहा मिल गया, ऊर्जा के लिए कोयला मिल गया, इन क्षेत्रों में इनकी स्थापना की जाएगी। एक होता है शक्ति के साधन। इन उद्योगों के संचालन के लिए शक्ति की जरूरत होती है। जैसे जो कोयले से ताप से विद्युत चलती है तो ताप की विद्युत वाले क्षेत्रों में तो ज्यादातर इन ताप कच्चे माल वाले क्षेत्रों में या ताप वाले क्षेत्रों में इनकी स्थापना की जाती है। एक हो जाता है परिवहन। परिवहन उद्योगों को ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि कच्चे माल को उद्योगों तक लाने और उद्योगों को बाजार तक पहुंचाने के लिए उन्हें परिवहन की आवश्यकता होती है। एक होता है संगठनात्मक ढांचा। उद्योगों के संचालन में एक मैनेजमेंट का होना जरूरी है जिसमें ऑफिस कार्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के सारे इसमें गतिविधियां शामिल होती हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट वो कार्यालय का क्षेत्र जहाँ से इस पूरी व्यवस्था को है ना वो संचालित किया जाता है। इसके अलावा और देखें तो बाजार की समीपता भी इसमें शामिल होती है यानी कि जहाँ तक संभव हो उद्योग बाजार के समीप ही होने चाहिए क्योंकि जो उद्योग जितने बाजार के ज्यादा समीप होंगे उतना ही ज़्यादा उनका विकास हो सकता है क्योंकि उद्योगों से निकली वस्तुएँ जल्दी जो है ना, उन उद्योगों तक या उद्योगों से निकली वस्तु बाज़ारों तक पहुँच जाएँगे। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है सुएज़ नहर और पनामा नहर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो है ना, वो प्रश्न जल्दी या इस बार पूछा जा सकता है। तो देखो सुएज़ नहर क्या है? ये सुएज़ नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका विकास 1869 में है ना, वो किया गया था। जो पोर्ट सईद इसके उत्तर में जो है ना, वो पोर्ट सईद है और दक्षिण में पोर्ट सुएज़ है, उनको जोड़ने का कार्य करता है। पहले हिंद महासागर यानी कि यूरोप को हिंद महासागर से जोड़ने का ये पहले मार्ग प्रदान भी करती है। पहले जो उत्तमार्षा अंतरीप यानी दक्षिण अफ्रीका के जो है ना वो चक्कर लगाकर ऐसे आना होता था, अब वो ऐसे आना नहीं होता बल्कि स्वेज नहर के माध्यम से जो है ना अपन इधर सीधे चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। स्वेज नहर बहुत ही एक अच्छे व्यवस्थाओं में जो है ना इसे शामिल किया गया है। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 160 किलोमीटर लंबी है ये स्वेज नहर। और इसके अतिरिक्त इसमें लगभग 12 से लेकर 15 मीटर तक गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 से भी ज्यादा जहाजों का आवागमन होता है। इस नहर को पार करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यानी जो अत्यधिक भार वाहन वाली वस्तुओं को ले जाने वाले जहाजें होते हैं जिनके ऊपर समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, वो जहाजें तो इससे इधर से होकर यूरोपीय देशों की ओर जाती हैं। अगर जिनको इनमें कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई सामान टूटने-फूटने वाला, खराब वाले वाला नहीं होता, भारी वज़न वाला कभी भी आ जाए, उसके समय कोई पाबंदी नहीं होती। ये इस उत्तमार्षा अंतरीप दक्षिण अफ्रीका के चक्कर लगाकर फिर यूरोपीय देशों को है ना वो जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो यूरोपीय देशों को एशिया देशों से जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद में एक और आ जाती है कि पनामा नहर। ये पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो जोड़ती है ना, उसकी जोड़ जो है संधि है उसके बीच में है ना ये स्थित है। तो उसको हिंद महा अपन कह सकते हैं अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उनका निर्माण पनामा जल डमरू के मध्य जो है ना ये किया गया था, जो कोलोन और अमेरिका के रास्ते से जो है ना वो प्रवेश किया जाता है। दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को जो है ना वो काटा गया है। काट कर कटान गहरा कटान युक्त क्षेत्र है। उसके बाद में इसका निर्माण किया गया है जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान युक्त का जो क्षेत्र है ना वो माना जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है ना वो 72 किलोमीटर मानी गई है। जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागरीय देशों के साथ या प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें 6 जल प्रबंधक पाए जाते हैं। यानी कि इनके जल स्तर जो है ना वो समान नहीं है इनका, तो ऐसे 6 जल बंधक है ना वो बने गए हैं। तो जहाजें यहाँ पर आएंगे ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऊपर उठकर फिर पनामा नहर में जाएंगे और फिर वापस आकर जो है ना वो प्रशांत महासागर में आ जाएंगे। तो ऐसे 3 अटलांटिक महासागर में और 3 प्रशांत महासागर में जल बंधक है इसके बनाए गए हैं। इसके अलावा ये न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने का कार्य भी करता है। यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं अपन। जैसे आपने देखा होगा मैप के अंदर ये जैसे दक्षिण अमेरिका हो गई, ये उत्तरी अमेरिका हो गई, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पर न्यूयॉर्क है। तो इस सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क को जो है ना ये जो जलीय परिवहन के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। ये देखो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और इसके बीच में पनामा नहर है। ये सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा जाती है और अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाकर ये जाती है। तो ये इनको जोड़ने का कार्य करता है। तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है ना ये मार्ग प्रदान करता है।
अब अवस्थिति के आधार अगला प्रश्न आ जाता है 16वें का अथवा कि अवस्थिति के आधार पर पत्तनों का वर्णन करना। अवस्थिति यानी ये उद्योग कहाँ, ये जो बंदरगाह है ना ये कहाँ स्थित है। जैसे मान लो ये तटीय सीमा है, जैसे मान लो भारत के आधार पर आपको समझाते हैं, ये जैसे तटीय सीमा है तो ये अवस्थिति के आधार पर ये बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्य पतन कहलाता है और दूसरा आंतरिक पतन कहलाता है। बाह्य पतन है जो स्थलीय तट के ऊपर जो स्थित होते हैं, जैसे यहाँ पर ये मुंबई पतन है, ये मुंबई पतन है ना वो एक बाह्य पतन कहलाता है। ये समुद्र के बाहर है ना ये स्थित होता है, तो यहाँ से तट के ऊपर है ना स्थित है। एक होता है आंतरिक पतन, ये समुद्रों के अंदर जो है ना ये स्थित होता है, ऐसे गहराई में नहीं बल्कि ऐसे क्षैतिज में है जो लंबवत होता है। जहाँ पर भी कोई द्वीप वगैरह आ गया वहां पर ऐसे बंदरगाह विकसित कर लिए जाते हैं जो समुद्री आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए या समुद्री उनके अनुकूल नहीं होते, जैसे समुद्री तूफान का आना, समुद्री लुटेरों का आ जाना, ईंधन खत्म हो जाना, खाने पीने की सामग्री खत्म हो जाना, पीने की सामग्री खत्म हो जाना, या उद्योगों इनमें जहाजों में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, उस तकनीकी खराबी से बचने के लिए इन पत्तनों के ऊपर है ना वो ठहरा जाता है। ठीक है, तो ये आंतरिक पतन होते हैं, काफी इनका पोताश्रय काफी ज्यादा गहरा, तो बड़ी विशालकाय जो जहाजें होती हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी जो जहाजें होती हैं वो यहाँ पर आकर रुकती हैं और यहाँ से फिर सामान छोटी जहाजों में लाद कर ये बाह्य बंदरगाहों के ऊपर है ना वो लाया जाता है। इस प्रकार से आंतरिक और अवस्थिति के आधार पर ये बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आपके दो मैप भी आ जाते हैं। अब दो मैप आए हुए हैं जिसमें विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित करना है, यानी कि ये विश्व के रेखा जो मानचित्र में दिखा रखा है कि इसमें दो को जो है ना हमें प्रदर्शित करना है, तो मैं एक मैप जो है ना वो ड्रॉ करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो अपन ये दक्षिणी अमेरिका बना दिया, या इधर अपन नए सिरे से जो है ना इधर मैं आपको व्यवस्थित बता रहा हूँ। ये जैसे अपन ने दक्षिणी अमेरिका बना लिया, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका इस प्रकार से जो है ना वो बना हुआ है। ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये अरब देश हो गए, और ये भारत हो गया, और ये आपका भूमध्य सागर, और इस प्रकार से यूरोप, और ये एशिया हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा। इस प्रकार से यह विश्व का मानचित्र अब आपके सामने है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक तो चिल्ली दक्षिणी अफ्रीका पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल दक्षिणी अफ्रीका पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाला ये जो भाग है, ये भाग है ना वो क्या है, दक्षिणी अफ्रीका। ये दक्षिणी अफ्रीका है, ये हो गया आपका दक्षिणी अफ्रीका। इसके बाद में क्या पूछा गया है, अर्जेंटीना पूछा गया है। ठीक है, अर्जेंटीना यानी ये जो भाग है ये दक्षिण अमेरिका का, ये जो भाग है ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी कहा जाता है या अर्जेंटीना भी इसे कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड, ये लगभग इस क्षेत्र में नीदरलैंड के बेसल तक ये जो वाला भाग है ना ये नीदरलैंड की श्रेणी में आता है। नीदरलैंड यानी नीदरलैंड, आपने सुना होगा राइन नदी, राइन नदी जल मार्ग है, ये यहाँ से बिल्कुल नीदरलैंड से होती है, फ्रांस से जर्मनी से होती है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड तक जो है ना, स्विट्जरलैंड के बेसल तक आती है ये, तो ये है ना वो नीदरलैंड हो गया है। इसके बाद में एक और पूछा गया है चिल्ली, तो वो दक्षिण अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना के बिल्कुल दूसरी तरफ वाला जो भाग है, एक पतला सा कृषि पट्टी के रूप में जो ये पाया जाता है, ये आपकी चिल्ली है। ठीक है, ये चार भाग पूछे गए थे, ये चारों विश्व के हैं। ये ऐसे ही फिर भारत का और आ जाता है, तो भारत का मानचित्र भी मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके जो है ना वो बता देता हूँ कि किस प्रकार से जो है ना वो ये भारत के मानचित्र में भी जो है ना वो क्या पूछा जाता है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से जो है ना वो ये भारत का मैप हो गया है। इसमें हमें देखो बताना क्या है, एक तो पाराद्वीप पूछा गया है, ये देखिए पहले एक बार में इनको अपन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। पाराद्वीप पूछा गया है, बेलाडेला पूछा गया, नरोरा पूछा गया और बरौनी पूछा गया है। तो इनको हमें अब भारत के मानचित्र में है ना वो देखना है। तो इसमें देखो पहले अपन देखते हैं पाराद्वीप। पाराद्वीप क्या है, एक बंदरगाह है, और ये पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर ये उड़ीसा में ऊपर पश्चिमी बंगाल हो गया, तो ये पाराद्वीप हो गया, पारा द्वीप हो गया। ठीक है, फिर आ गया बेलाडेला। बेलाडेला छत्तीसगढ़ में जो है ना ये खाने, ये छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, कौन सा है, बेलाडेला, बेलाडेला। ठीक है, फिर आ गया नरोरा। नरोरा यानी उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र है ये, नरोरा, नरोरा।
ये नरोड़ा हो गया और फिर आ गया बरौनी। बरौनी यानी बिहार में, तो लगभग ये बरौनी बिहार यहाँ से है ना वो आ जाएगा। तो ये हो गया बरौनी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे भारत के ये मानचित्र थे। इस जो प्री बोर्ड पेपर है इसके तहत मैं आपके 3 प्री बोर्ड जो है ना पेपर आपके यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। एक प्री बोर्ड है ना वो 4 नंबर का प्री बोर्ड पेपर एक अपलोड और किया जाएगा जो 2 दिन बाद में होगा। तब तक आप इन जो 3 जो प्री बोर्ड पेपर आपको मॉडल पेपर जो जारी कर दिए गए हैं उनका कृपया आप गहन अध्ययन करें और दूसरे छात्र छात्राओं को बताएं ताकि वो भी उनका गहन अध्ययन कर सकता है। जल्दी 2 दिन बाद में आपको चौथा मॉडल पेपर और जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।